दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी लेके आ गया हूँ। इस मूवी में हम देखेंगे एक जज की बेटी की मर्डर हो जाता है तो ये एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है और इस केस को सॉल्व करने के लिए एसीपी अविनाश को दिया जाता है। तो वो इस केस को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं ये तो हमें आगे पता चलेगा, पर मैं आपको बता दूं इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको बहुत पसंद आएगा। आप बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलो यार बिना टाइम बर्बाद करते हुए साथ में मिलकर इस मूवी को देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ बच्चे ट्रैकिंग कर रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ पे एक लड़की की लाश मिलती है। फिर बाद में हमें पता चलता है उस लड़की का नाम पूजा है और वो जस्टिस चौधरी की बेटी है। फिर हम देखते हैं पूजा के घर में शोक सभा चल रहा होता है, तभी वहाँ पे एमएलए रवि आते हैं और वो जस्टिस चौधरी को सांत्वना देते हैं। फिर पूजा की माँ एमएलए रवि से उसकी पत्नी कविता की तबीयत के बारे में पूछते हैं। दरअसल कविता अपने घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी, इसीलिए वो अभी अस्पताल में एडमिट है और वो कोमा में चली गई है। फिर जस्टिस चौधरी एमएलए रवि से कहते हैं पूजा तो तुम्हारे घर गई थी, फिर वो वहाँ से कब निकली। दरअसल पूजा और रवि की पत्नी कविता बेस्ट फ्रेंड होते हैं, इसीलिए वो बीच बीच में अपने दोस्त से मिलने रवि के घर जाया करती थी। और फिर रवि जस्टिस चौधरी को बताता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। आज से 2 दिन पहले पूजा कविता को सरप्राइज देने के लिए उसके घर गई थी, पर उस टाइम कविता घर पे नहीं थी। वो अपने आर्ट गैलरी के काम से 2 दिन के लिए पुणे गई थी। तो पूजा डिसाइड करती है कि वो कल सुबह यहाँ से सीधा पुणे जाएगी और कविता को सरप्राइज देगी। तो आज रात पूजा कविता के घर पे रुक जाती है। फिर अगले दिन सुबह एमएलए रवि पूजा से पूछते हैं क्या तुम सच में पुणे जाओगी या फिर यहीं पे रुक के उसकी आने का इंतजार करोगी। तो पूजा कहती है नहीं जीजू, अभी थोड़ी देर में ही मैं पुणे के लिए निकल जाऊंगी। फिर रवि अपने पार्टी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, पर जाते वक्त वो नोटिस करते हैं कि उनके दरवाजे के लॉक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वो कभी कभी लॉक हो रहा है तो कभी नहीं। फिर वो उनके घर के नौकर दादू को इसे ठीक करने के लिए कहते हैं, पर दादू अंदर कुछ काम कर रहा होता है। तो पूजा कहती है आप जाइए, मैं उन्हें इसके बारे में बता दूंगी। फिर रवि यहाँ से चले जाते हैं, पर आधे रास्ते जाने के बाद उन्हें याद आता है वो एक इम्पोर्टेंट पेन ड्राइव को तो घर पे ही भूल गए हैं। फिर वो उसे लेने के लिए वापस घर आते हैं। फिर वो पेन ड्राइव को लेकर जैसे ही बाहर निकल रहे होते हैं तभी उन्हें उनकी पत्नी की आवाज सुनाई देती है। वो देखते हैं उनकी पत्नी सीढ़ियों से नीचे गिर रही होती है। फिर वो तुरंत उसे अस्पताल लेके जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जस्टिस चौधरी कहते हैं और पूजा का क्या हुआ जब कविता सीढ़ियों से नीचे गिरी, पूजा उस टाइम घर पे क्या कर रही थी। तो रवि कहते हैं दरअसल उस टाइम में इतना टेंशन में था कि मैं पूजा के बारे में बिल्कुल भूल गया था। फिर जस्टिस चौधरी कहते हैं कविता तो 2 दिन बाद आने वाली थी ना, तो वो अचानक से वापस क्यों आ गई। तो रवि कहते हैं इस बारे में जब मैंने कविता के सेक्रेटरी से पूछा तो उसने कहा कि आर्ट गैलरी का अरेंजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसीलिए कविता वहाँ से तुरंत वापस आ गई। फिर हम देखते हैं जस्टिस चौधरी पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं और पूजा के मर्डर केस को एक काबिल पुलिस वाले को देने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं ये केस एसीपी अविनाश को दिया जाता है और उनकी टीम में इंस्पेक्टर संजना, इंस्पेक्टर अमित, इंस्पेक्टर राज और कुछ कांस्टेबल भी होते हैं। फिर सबसे पहले एसीपी सर क्राइम स्पॉट पे जाते हैं और उस जगह को अच्छे से देखते हैं। फिर वो वापस ऑफिस आ जाते हैं और क्राइम स्पॉट से पूजा की जो फोटो ली गई थी उसे ध्यान से देखते हैं और कहते हैं पूजा को कहीं और मारा गया है, क्योंकि इसकी सर पे जो गहरी चोट है उसे ध्यान से देखो। इसे देख के लगता है किसी मजबूत चीज से इसकी सर पे मारा गया है। अगर उसे यहीं पे मारा गया होता तो जमीन पे हमें खून की छींटे मिलते, जो कि हमें नहीं मिला है। फिर एसीपी सर पूजा के घर जाते हैं और जस्टिस चौधरी और उनकी पत्नी से पूछताछ करते हैं, जैसे कि पूजा यहाँ से कब गई थी। तो जस्टिस चौधरी बताते हैं कि पूजा यहाँ से फ्राइडे को गई थी। फिर एसीपी कहते हैं क्या पूजा की कोई बॉयफ्रेंड है। तो जस्टिस चौधरी कहते हैं जी नहीं। फिर एसीपी अविनाश कहते हैं अभी आप दोनों के अलावा इस घर में और कौन कौन है। तो जस्टिस चौधरी कहते हैं मेरे दोस्त का बेटा है ऋषभ, कनाडा से आया है, पिछले 5 महीने से यहीं पे रह रहा है अपनी फियोन्से के साथ। फिर एसीपी ऋषभ और उसकी फियोन्से किया से पूछताछ करते हैं। वो पूछते हैं शनिवार को तुम दोनों कहाँ पे थे। तो ऋषभ कहता है मेरे एक दोस्त की बर्थडे था, मैं उस दिन वहीं पे था। और किया बताती है कि उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसीलिए वो घर पे ही थी। फिर एसीपी अविनाश यहाँ से चले जाते हैं और एमएलए रवि के घर जाते हैं। फिर एसीपी कहते हैं शनिवार को यहाँ पे जो भी हुआ मुझे डिटेल्स में बताइए। तो दादू बताते हैं कि उस दिन सुबह पूजा बेटिया की बैग की चेन खराब हो गया था, तो मैं उसे ठीक कराने के लिए ले गया। फिर जब मैं वापस आके घर के अंदर आ ही रहा था तो देखा कि पूजा बेटिया के चेहरे में घबराहट है।
वो सीढ़ियों से बस उतर ही रही होती है, तभी उनकी पैर फिसल जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं। फिर रवि बाबू भी कविता बिटिया की चीख सुन के ऊपर के कमरे से बाहर आते हैं। फिर हम तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं और फिर कविता बिटिया को अस्पताल लेके चले जाते हैं। फिर जब हम कविता बिटिया को एडमिट करके घर वापस आते हैं, तब जाके मुझे पूजा बिटिया के बारे में याद आता है। फिर मुझे लगा कि शायद वो बिना बैग के ही चली गई हैं, क्योंकि अगर वो घर पे होती तो घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, शोर शराबा हुआ, वो कमरे से बाहर नहीं आती, जरूर वो उससे पहले ही यहाँ से चली गई होगी। फिर एसीपी अविनाश पूजा की और एमएलए रवि की मोबाइल और लैंडलाइन का कॉल डिटेल्स निकालने के लिए कहते हैं और कविता से मिलने के लिए अस्पताल चले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कविता अभी कोमा में होती है। फिर थोड़ी देर बाद एमएलए रवि वहाँ पे आ जाते हैं। फिर एसीपी अविनाश रवि से कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे कि शनिवार को आप घर से पार्टी ऑफिस के लिए कितने बजे निकले थे? तो रवि कहते हैं यही कोई 10 या फिर 10:15 में मैं घर से निकल गया था। फिर एसीपी अविनाश कहते हैं क्या पूजा आपको थोड़ा परेशान दिख रही थी? तो रवि कहते हैं वो मुझसे ये सब बातें शेयर नहीं करती थी, वो अपनी सारी बातें कविता से शेयर करती थी। तभी दूसरी तरफ हम ऋषभ को देखते हैं, वो पुलिस स्टेशन आया हुआ होता है। दरअसल जस्टिस चौधरी उसके हाथ में पूजा की दोस्तों के लिस्ट भेजे थे। तो ऋषभ वो फाइल देने के बाद यहाँ से जाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर संजना उसे एक जगह पे साइन करने के लिए कहते हैं। फिर साइन करने के बाद ऋषभ यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं एसीपी सर ने जो कॉल रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कहा था वो आ चुका होता है। तो वो देखते हैं शनिवार को रवि के लैंडलाइन पे बहुत सारे कॉल आए थे, पर सब जान पहचान के थे, पर एक कॉल एक पीसीओ से आया था। ये किसने किया था वो पता नहीं है। और दूसरी तरफ एमएलए रवि ने भी शनिवार को बहुत सारे कॉल किया था, पर एक नंबर पे उन्होंने उस दिन 6 बार कॉल किया था और ये नंबर किसी सनेश्वर सिंह के नाम पे रजिस्टर है। तभी ये सब डिस्कस करते वक्त एसीपी अविनाश पूजा की इस केस की एक और पॉसिबिलिटी को देखते हैं। वो कहते हैं याद है दादू ने कहा था शनिवार को कविता सीढ़ियों से गिरी, इतना शोर शराबा हुआ, एम्बुलेंस आई, फिर भी पूजा को किसी ने नहीं देखा था। यहाँ पे 2 बातें हो सकती है, एक कि पूजा सच में उस वक्त तक यहाँ से चली गई थी, और दूसरी जब कविता सीढ़ियों से नीचे गिरी उस टाइम तक पूजा की मौत हो चुकी थी, इसीलिए वो रूम से बाहर नहीं आई। फिर एसीपी अविनाश कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये काम दादू ने किया होगा, अगर कोई ऐसा कर सकता है वो एमएलए रवि है। हो सकता है रवि पूजा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया हो, पूजा ने मना कर दिया हो, तभी रवि ने गुस्से से उसे मार डाला हो। फिर एसीपी अविनाश और संजना रवि के घर जाते हैं। इस टाइम घर में सिर्फ दादू होते हैं। फिर एसीपी अविनाश पूजा और कविता इन दोनों की रूम की अच्छे से तलाशी लेते हैं, पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे कि ये शक किया जा सके कि पूजा की मर्डर यहीं पे किया गया है। फिर एसीपी सर दादू से पूछते हैं कि क्या इस घर से कोई सामान गायब है? तो दादू कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो ज्यादातर टाइम किचन में काम करता हूँ और बाकी का साफ सफाई का काम भारती नाम की एक नौकरानी है वो करती है। वो रोज सुबह 10 बजे आती है और रात को 8 बजे चली जाती है। फिर एसीपी कहते हैं मतलब जिस टाइम कविता का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम भारती भी इस घर पे थी? तो दादू कहते हैं जी नहीं, उस दिन शनिवार था। शनिवार को भारती हनुमान मंदिर जाती है, इसीलिए उस दिन वो 2 बजे काम पे आती है। फिर एसीपी कहते हैं तो वो अब कहाँ पे है? वो आज काम पे आई है? तो दादू कहते हैं कविता के एक्सीडेंट के बाद रवि साहब ने उसे छुट्टी दे दी है। उन्होंने कहा जब कविता वापस आ जाएगी तब तुम फिर से काम पे आ जाना। फिर एसीपी सर दादू से भारती की एड्रेस लेके यहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर संजना भारती के घर जाते हैं और उसे पुलिस स्टेशन लेके आते हैं। फिर एसीपी सर भारती से कहते हैं शनिवार को जब तुम एमएलए के घर पे काम पे गई उसके बाद क्या क्या हुआ हमें वो सब बताओ। तो भारती कहती है वो उस दिन लगभग 3 बजे काम पे गई। जैसे ही लिफ्ट ओपन हुआ मैंने एक बंदे को रवि सर के घर से बाहर निकलते हुए देखा और वो बंदा बोरी में कुछ भर के अपने साथ ले जा रहा था। फिर मुझे लगा कि ये कोई चोर होगा। फिर मैं रवि सर को कॉल करके इसके बारे में बता दिया तो उन्होंने कहा कि उस बंदे को उन्होंने ही भेजा था। फिर हम देखते हैं एसीपी अविनाश सनेश्वर को पकड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। दरअसल सनेश्वर एक गुंडा टाइप का बंदा होता है, उसके कई सारे दुश्मन भी होते हैं। तो जिस दिन उसे पकड़ने के लिए एसीपी सर प्लान बनाते हैं उसी दिन उसे अरेस्ट करते टाइम सनेश्वर को ढूंढते हुए एक और गैंग वाले आ जाते हैं और वो सनेश्वर को मारना चाहते हैं और यहाँ पे गोलीबारी होती है। एसीपी सर सनेश्वर को बचा के उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे पर सनेश्वर को एक गोली लग जाती है और वो मर जाता है और एसीपी सर को भी गोली लगती है और वो घायल हो जाते हैं।
और अगले दिन एसीपी सर एमएलए रवि को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि शनिवार को सनेश्वर नाम का एक बंदा आपके घर से एक बोरी के साथ निकला था, उस बोरी के अंदर क्या था? तो एमएलए रवि कहते हैं उस बोरी के अंदर बुक्स थे। दरअसल कविता मुझे कब से कह रही थी जो बहुत सारे बुक्स ऐसे ही हमारे घर में पड़े हैं उन्हें डोनेट कर देने के लिए, पर मैं भूल गया था। पर जैसे ही मैंने कविता को इस हालत में देखा मुझे वो काम याद आ गया और मैं नहीं चाहता था कि कविता की कही हुई कोई भी काम अधूरा रह जाए। फिर एसीपी सर कहते हैं ठीक है, आपने जिसे ये बुक्स डोनेट किया है उसका मोबाइल नंबर हमें दे दीजिए। फिर एमएलए रवि उसका मोबाइल नंबर दे देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। फिर जब उस नंबर पे कॉल करते हैं वो एक गलत नंबर निकलता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब रवि ने जानबूझ के गलत नंबर दिया है। फिर एसीपी सर कहते हैं तुम्हें ये अजीब नहीं लगता है, उधर पत्नी आईसीयू में पड़ी है और तभी इसको बुक्स डोनेट करने का याद आता है। तभी अचानक से एसीपी अविनाश को याद आता है कि दादू ने कहा था जब वो पूजा की बैग को ठीक करके वापस आया तब उसने कविता के घबराया हुआ चेहरा को देखा था। उसके ठीक बाद ही वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। तो एसीपी सर कहते हैं कि मुझे लगता है हुआ कुछ ऐसा होगा कि कविता उस दिन आर्ट गैलरी से जल्दी वापस आ गई और रवि को पूजा की मर्डर करते हुए देख लेती है। फिर वो घबराहट के साथ वहाँ से भागने लगती है। तभी उसकी पैर फिसल जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तो एसीपी सर कविता के बयान सुनना चाहते हैं पर वो तो अभी कोमा में है, ये सोच के वो रुक जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कविता की हेल्थ में थोड़ा इम्प्रूव होता है पर कविता अभी भी कोमा से पूरी तरीके से बाहर नहीं आई है, पर वो हमारी बातें सुन सकती है और कभी कभी उंगली भी हिलाती है। ये खबर एसीपी अविनाश को जैसे ही पता चलता है वो सबसे पहले जस्टिस चौधरी के पास जाते हैं और उन्हें भी मना लेते हैं और कहते हैं सर मुझे बस एक बार कविता से मिलने दीजिए, मुझे उससे कुछ सवाल पूछना है, फिर आप देखना कि यह केस से तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो जस्टिस चौधरी कहते हैं क्या तुम्हें पता है इंडियन लॉ के हिसाब से कोई भी कोमा में पड़ी हुई इंसान की किसी भी प्रकार की बयान अदालत में मान्य नहीं है। तो एसीपी कहते हैं सर मुझे ये सब पता है पर मुझे ये लगता है कि कविता को पता है कि पूजा को किसने मारा है, हमें बस उससे वही पता करना है। फिर एसीपी अविनाश को एक चांस मिल जाता है। वो कविता से कहते हैं मैं जानता हूँ पूजा आपकी बहन जैसी थी तो प्लीज आप हमें उसके खूनी को पकड़ने में मदद कीजिए। फिर एसीपी सर कहते हैं क्या आपने रवि को पूजा की खून करते वक्त देखा है, अगर हाँ तो उंगली ऊपर कीजिए। पर कविता उंगली ऊपर नहीं करती हैं। फिर एसीपी दूसरा सवाल पूछते हैं कि क्या आपके पति रवि ने पूजा का खून नहीं किया है, अगर उसने खून नहीं किया है तो आप अपनी उंगली ऊपर कीजिए। और हम देखते हैं इस बार कविता उंगली ऊपर उठाती है। इसका मतलब एमएलए रवि ने पूजा का खून नहीं किया है। फिर एसीपी सर कविता से आखिरी सवाल पूछते हैं कि क्या आपके पति के घर आने से पहले ही पूजा का खून हो चुका था, अगर हाँ तो उंगली ऊपर कीजिए। तो ये सवाल सुनते ही रवि एसीपी के साथ बहस करने लग जाता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो, बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। पर एसीपी के सवाल के जवाब में कविता अपनी उंगली ऊपर करती है। पर उस टाइम रवि के साथ एसीपी सर का बहस चल रहा था, इसीलिए किसी की भी नजर कविता की उंगली के ऊपर नहीं जाता है। फिर यहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और इन सभी लोगों को इस रूम से बाहर निकाल देते हैं। पर एज एन ऑडियंस हमें ये पता चल जाता है कि पूजा का खून रवि के घर आने से पहले ही हो चुका था, पर ये खून किसने किया था वो हमें अभी तक पता नहीं चला है। फिर एसीपी सर यहाँ से चले जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि शनिवार जिस पीसीओ से रवि के लैंडलाइन पे कॉल किया गया था वो पीसीओ रवि के घर के पास ही है। फिर एसीपी सर उस बिल्डिंग का गेस्ट रजिस्टर फिर से चेक करते हैं। तभी वो एक चीज नोटिस करते हैं, पर ये चीज क्या था ये हमें आगे पता चलेगा। फिर एसीपी सर सभी लोगों को जस्टिस चौधरी के घर पे बुलाते हैं और सभी के मोबाइल फोन को साइलेंट करके एक जगह पे रख देते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं एक फोरेंसिक टीम रवि के घर पे जाता है। दादू उन्हें रोकने की कोशिश भी करते हैं। वो कहते हैं मालिक अभी घर पे नहीं है, आप बाद में आइए, पर ये लोग नहीं मानते हैं। वो सीधे ऊपर चले जाते हैं और दादू ये बात बताने के लिए एमएलए रवि को कॉल भी करते हैं, पर उनका मोबाइल तो साइलेंट पे होता है इसीलिए वो सुन नहीं पाते हैं। फिर एसीपी सर ऋषभ से कहते हैं शनिवार को तुम कहाँ पे थे? तो वो कहता है सर मैंने आपको बताया तो था कि उस दिन मैं अपने दोस्त के घर पे था। फिर एसीपी सर रवि के बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाते हैं और उसे पूछते हैं क्या तुमने इस आदमी को शनिवार उस बिल्डिंग में जाते हुए देखा था? तो वॉचमैन कहता है हमारे बिल्डिंग में अभी काम चल रहा है, कई बार मुझे रजिस्टर छोड़ के इधर उधर काम से जाना पड़ता है, इसीलिए मैं इन्हें जाते वक्त नहीं पर बिल्डिंग से बाहर आते वक्त देखा था। फिर मैंने इन्हें रोका और रजिस्टर में नाम
लिखने के लिए कहा और ये चुपचाप नाम लिखने के बजाय मेरे साथ बहस करने लगे, इसीलिए मुझे इनका चेहरा याद रह गया है। फिर ऋषभ कहते हैं कि ये वॉचमैन झूठ बोल रहा है। अगर मैं इस वॉचमैन की बात को मान भी लूं तो क्या आपको उस रजिस्टर बुक में मेरा नाम मिला है? तो एसीपी अविनाश कहते हैं जी नहीं, रजिस्टर बुक में तुम्हारा नाम नहीं है, पर मैं ये साबित कर सकता हूँ कि शनिवार तुम उस बिल्डिंग में गए थे। फिर एसीपी सर उस बिल्डिंग की रजिस्टर बुक को ऋषभ को दिखाते हैं और कहते हैं ध्यान से देखने पर हमें पता चला कि शुक्रवार को ये सुखबीर नाम का बंदा जो सिग्नेचर किया है और शनिवार को उसने जो सिग्नेचर किया है ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। एक ही दिन में किसी का सिग्नेचर बदल कैसे सकता है? फिर हमें शक होता है कि शायद ये हैंडराइटिंग तुम्हारा है और तुम्हें याद होगा तुमने जो उस दिन स्टेशन में साइन किया था उस हैंडराइटिंग के साथ सुखबीर का हैंडराइटिंग को मैच कराने के लिए हम एक्सपर्ट के पास भेजते हैं। फिर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों हैंडराइटिंग 100% मैच होते हैं। इसका मतलब ये है कि शनिवार को तुम रवि के घर पे गए थे, पर अब सवाल ये है कि तुमने रजिस्टर में गलत नाम क्यों लिखा? तो ऋषभ कहता है दरअसल मैं घबरा गया था। तो एसीपी कहते हैं किस लिए घबरा रहे थे? शायद तुमने ही उस दिन पूजा का मर्डर किया है और जब डर के मारे यहाँ से भाग रहे होगे तभी तुम्हें वॉचमैन ने देख लिया, कहीं तुम पकड़े ना जाओ इसीलिए तुमने अपना गलत नाम बताया। तो यहाँ पे आता है एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। फिर ऋषभ कहता है सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने पूजा को नहीं मारा है, वो तो पहले से ही मर चुकी थी। फिर एसीपी सर कहते हैं अभी मैं जो बताने वाला हूँ ये सुनने के बाद आप सभी लोग शॉक हो जाओगे। दरअसल बात ये है कि पूजा और ऋषभ एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पूजा ऋषभ से बात करने के लिए एक नया ईमेल भी बनाई थी और उसी से वो ऋषभ के साथ बात किया करती थी। फिर ये सच जानने के बाद ऋषभ की फियोंसे किया को बहुत बुरा लगता है, वो बेचारी यहाँ पे रोने लगती है। तो एसीपी सर कहते हैं हुआ कुछ ऐसा होगा कि पूजा तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रही होगी और उसे छुटकारा पाने के लिए तुमने उसे मार डाला। फिर ऋषभ कहता है उस दिन जब मैं वहाँ पे गया था तो रवि के घर की दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। फिर मैं अंदर चला गया, फिर मैं देखा पूजा वहाँ पे मरी पड़ी हुई थी। फिर मैं डर के मारे वहाँ से भागने लगा। फिर मैं जैसे ही लिफ्ट के पास पहुँचा कि मैंने देखा कि नीचे से कोई बंदा लिफ्ट से ऊपर आ रहा है। इससे पहले कि लिफ्ट का दरवाजा खुले और कोई मुझे उस वक्त वहाँ पे देख ले, मैं साइड में छुप गया और फिर उस लिफ्ट से एक बंदा निकलता है और वो बंदा कोई और नहीं एमएलए रवि थे। फिर वो अपने घर के अंदर चले जाते हैं और मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। और दूसरी तरफ हम फोरेंसिक वालों को देखते हैं, वो पता लगा लेते हैं कि पूजा का मर्डर रवि के घर में ही किया गया है। फिर वो ये बात एसीपी सर को बता देते हैं। फिर इधर एसीपी सर जब एमएलए रवि को पूजा की मर्डर के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उस दिन जब मैं पेन ड्राइव लेने के लिए घर वापस आया तो मैंने देखा कि पूजा वहाँ पे मरी पड़ी है। अगर पूजा की लाश मेरे घर से मिलती तो सबको ये लगता कि पूजा का खून मैंने किया है और आगे इलेक्शन भी आ रहा था, पार्टी मुझे टिकट भी नहीं देती। फिर मैंने मेरे पीए को कॉल किया और उसने मुझे सनेश्वर का नंबर दिया। फिर मैंने उसे कॉल करके इस प्रॉब्लम के बारे में बता दिया तो वो बंदा कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और जब मैं उस बंदे के साथ बात कर रहा था तभी अचानक से कविता आ जाती है और पूजा को इस हालत में देख के वो शॉक हो जाती है और भागते हुए नीचे जाती है और तभी उसके पैर फिसल जाते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर मैं और दादू कविता को अस्पताल लेके चले गए और बाद में सनेश्वर आता है और कमरे को अच्छे से साफ कर देता है और फिर पूजा की लाश को अपने साथ लेके यहाँ से चला जाता है। तो ये सब सुनने के बाद एसीपी अविनाश पूजा की खून की जुर्म में इन दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इन दोनों में से कोई एक पूजा की खूनी है जो कि अभी झूठ बोल रहा है। फिर ये केस क्लोज हो जाता है, पर अभी भी एसीपी सर के दिमाग में वो पीसीओ चल रहा होता है। उन्हें लगता है कि जरूर उस पीसीओ का इस केस के साथ कोई तो संबंध है जो कि हम मिस कर रहे हैं। फिर एसीपी सर उनकी टीम को उस पीसीओ में भेजते हैं और वो लोग उस पीसीओ में जाके पूछते हैं कि शनिवार को 10 से 11 बजे के बीच कौन कौन इस पीसीओ से कॉल किए थे। तो दुकानदार कहता है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, मैं भला कैसे बता सकूंगा कि कौन आया था और कौन नहीं। तभी दुकानदार कहता है पर हाँ सर, उस दिन सुबह से इस रोड पे कुछ काम चल रहा था, कुछ इंजीनियर लोग बहुत देर तक इस रोड को कैमरे से शूट कर रहे थे। फिर ये लोग उस दुकानदार को थैंक्स कहते हैं और जिसने भी शनिवार को यहाँ पे वीडियो बनाया था वो उसे देखने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषभ से मिलने के लिए किया पुलिस स्टेशन आई थी। दरअसल किया कनाडा में रहती है और वो आज कनाडा वापस जा रही थी, तो वो वापस जाने से पहले ऋषभ से एक बार मिलने के लिए आई थी। फिर एसीपी सर उसे बैठने के लिए कहते हैं और उसके साथ बातें करने लगते हैं।
तभी इंस्पेक्टर संजना, अमित और राज उस वीडियो को देखने के बाद पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और वो एसीपी सर से कहते हैं, सर आपको पता है उस पीसीओ से किसने कॉल किया था? वो कॉल करने वाला कोई और नहीं, किया थी। तभी उनकी नजर किया के ऊपर पड़ती है जो कि एसीपी सर के सामने ही बैठी थी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। दरअसल किया को पता चल जाता है कि पूजा और ऋषभ के बीच में चक्कर चल रहा है। वो इस बात को लेके बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर वो पूजा से मिलके उसे ऋषभ से दूर रहने के लिए कहना चाहती है। इसलिए वो सबसे पहले पीसीओ से रवि के घर कॉल करती है और उस कॉल को पूजा उठाती है। तो इस बात से किया श्योर हो जाती है कि पूजा अभी घर पे ही है। फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और हम देखते हैं वॉचमैन उधर वर्कर्स के साथ कुछ बात कर रहा होता है। फिर किया रवि के घर की डोरबेल को बजाती है। फिर पूजा दरवाजा खोलती है तो किया उसे धमकाती है और आगे से ऋषभ से दूर रहने के लिए कहती है, पर पूजा उसे इग्नोर करती है और किया को कोई भी जवाब नहीं देती है। उल्टा वो दरवाजा बंद करके वापस अंदर चली जाती है। फिर किया गुस्से से दरवाजे पे एक लात मारती है और दरवाजा खुल जाती है। दोस्तों आपको याद होगा रवि ने एक बार कहा था कि इस दरवाजे में लॉक का इशू हो रहा है, कभी दरवाजा लॉक हो जाता है तो कभी नहीं। फिर किया घर के ऊपर चली जाती है और फिर से पूजा के साथ झगड़ा करने लगती है। तभी वो गुस्से से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक लैंप को उठा के पूजा की सर पे मारती है और पूजा वहीं पे मर जाती है। फिर किया यहाँ से चली जाती है और जाते वक्त भी वॉचमैन कहीं और बिजी था और किया इस बिल्डिंग से आराम से चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं एसीपी सर किया को अरेस्ट कर लेते हैं। दरअसल बाकी पुलिस वाले आके एसीपी सर को बताने से पहले ही उन्हें यह पता चल गया था कि किया ही खूनी है, क्योंकि जब उनकी नजर किया की ब्रेसलेट पे पड़ा तो उन्हें याद आ जाता है कि इस ब्रेसलेट का एक टुकड़ा उन्होंने कविता के रूम में देखा था। दरअसल किया की ब्रेसलेट का एक टुकड़ा कविता के रूम में गिर गया था और सनेश्वर जब उस जगह का साफ सफाई कर रहा था तो उसे लगा कि ये टूटा हुआ ब्रेसलेट का टुकड़ा शायद कविता की है, इसीलिए वो उसे उठा के टेबल पे रख देता है। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करोगे। तो चलो यार, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।